तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से रिटर्न ऑफ बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें बताया जा रहा होता है वेडिंग सेरेमनी के बाद हमारे लाइफ में कोई बड़ी चेंजिंग नहीं आया। रेस्टोरेंट अभी भी मेहमानों से भरी हुई थी और स्कूल कंटिन्यूअस चल रही थी। ये सच में हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। अब फाइनली ये सही लगता है मुझे। कोई कह रहा होता है कि मिसेस गु, एक लड़की आती है और कहती है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो हारिन कहती है कि हाँ आयोन, क्या हुआ। तो वो बोलती है वेल, बच्चे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है। मुझे लगता है कि अगर मिसेस गु और हमारे टीचर की एक लड़की होगी तो बहुत सुंदर होगी। तो ये बात सुन के हारिन कहती है कि क्या। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। तो हारिन भी एकदम शर्माते हुए अपने कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, और अपने मन में कहती है मैं पहले से ही अपने ससुर के बोझ का दबाव महसूस कर रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इसमें और इजाफा करेंगे। आयोंग कहती है तो फिर क्या आप बेटी के बेटा पसंद करेंगी। तो एकदम शर्मा रही होती है और कह रही होती है कि वेल, और अपने मन में कहती है मेरा मतलब है अगर बच्चे को माँ फैमिली का नाम विरासत में मिलना है तो बच्चे को प्रोबेबली तभी हमारा एमसी पीछे से हाथ रखता है उसके कंधे पर और बच्चों से कह रहा होता है हमें इनमें से किसी को लेने की कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम बदमाश, अपने टीचर को टीज करना बंद करो। हमारा एमसी हारन से कह रहा होता है क्या तुमको सच में बेटा पसंद है। तो बोलती है शायद ये अच्छा होगा। तो हमारा एमसी कह रहा होता है क्या तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि मेरे फादर पर ध्यान दे रही हो। तो हारिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, बेशक मैं ये नहीं कह सकती कि ये पूरी तरह से झूठ है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा प्रोबेबली इसलिए है क्योंकि फैमिली में अभी तक कोई पोता पोती नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है तो इसका मतलब ये होगा कि तुम लड़की नहीं चाहती। तो बोलती है किसने कहा कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बेटा होना अच्छा होगा। और चिढ़ते हुए कहती है हमारे एमसी से चलो अब इस बारे में बात करना बंद करो। हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है रुको रुको, नहीं करूंगा मैं, लेकिन क्या तुम जानती हो। तो बोलती है क्या तुमको पता है। तो हमारा एमसी कहता है हाल ही में तुम्हारा बॉडी क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है। तो बोलती है कि हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है। तब ये कुछ महसूस करती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने पेट पे हाथ रख के अपने मन में कह रही होती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बॉडी मेंस्ट्रुएशन लेट में आ रहा है। तो तुम्हारा एमसी उससे कह रहा होता है ये वही दिन था जब हमारी शादी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस समय ऐसा ही हुआ था। तो हमारे एमसी से चिल्ला के कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, क्या तुमने इसके बारे में कुछ किया है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हमारा बच्चा हेवन द्वारा दिया गया था। मैं पावर के माध्यम से अपने बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। तो ये बात सुन के वो अपने मन में कहती है कि आई गेस तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो ऐसा पर्सन नहीं है जो ऐसा काम करेगा। तभी वो चिल्ला के कहती है लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकती। क्या इसका मतलब ये है कि हमारा बच्चा अभी भी मेरे पेट में है। और वो जोर से चिल्लाती है, सारे लोग सुन लेते हैं और वो दोनों एकदम शर्माने लगते हैं। हमारा एमसी कह रहा होता है क्या तुम हमारे पूरे शहर को बताने की प्लानिंग बना रही हो। अभी ये लोग जंगल तरफ जा रहे होते हैं और हमारा एमसी कह रहा होता है पहले तो मैं भी इसके बारे में थोड़ा श्योर नहीं था, लेकिन ऐसा एक समय ऐसा आया जब मुझे बच्चे की ऊर्जा का एहसास होने लगा। तो हारिन कह रही होती है तो फिर तुमने बेटा या बेटी के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि। तो हमारा एमसी इसके बात को काटते हुए कहता है मुझे भी नहीं पता, हमारी शादी हुए काफी समय हो गया है। अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अभी हमारे मंसूरेशन के बॉडी में एक नया लाइफ है, वो हमारा बच्चा है। तो अपने मन में कहती है कि हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे हुआ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस समय मेरे पेट में एक बच्चा है। हमारे एमसी कहती है कि ये यहाँ है हमारा बच्चा। तो हमारे एमसी मुस्कुरा के कह रहा होता है हाँ, ये सच में शांत है, मुझे यकीन है कि ये एक दयालु और प्यारा बच्चा होगा। तो हारिन अपने मन में कह रही होती है वो मोमेंट जिसका मैं तब से इंतजार कर रही थी, जब से मुझे पहली बार ह्यूंग से पहली बार प्यार हुआ था। ये समय इतनी जल्दी आ जाएगा। एक बच्चे के बारे में सोचकर मेरा दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग और ठोस चीज बस गई है। इस प्यारे बच्चे के साथ मैं अंदर से बाहर तक अत्यंत सम्मान के साथ बिहेवियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये उसका और मेरा बच्चा है। अभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में कोई कह रहा होता है ये एक अच्छा दिन है, और उसके फादर बाकी सभी से कह रहे होते हैं मॉर्निंग प्रेफेक्चर के सभी निवासी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेहमान है या नहीं, चलो आओ और आनंद लो। तो बाकी सभी बंदे कह रहे होते हैं कि आपको कांग्रेचुलेशन। ऐसा लगता है कि वॉरियोंग इन हमेशा खुशखबरी से भरा रहता है। फादर भी हंसते हुए कह रहे होते हैं अब मैं बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। हमारा एमसी अपने भाई से कह रहा होता है अगर मुझे पता होता कि वो इतना खुश होगा तो मैं उसे तुरंत पोती पोतियां दे देता। तो उसका भाई कहता है किसने मना किया, क्या मुझे भी और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा एमसी भी कह रहा होता है अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तो बोलता है कि बकवास, एनीवे गर्मियाँ खत्म होने वाली है। ह्यूंग क्या ये जल्दी नहीं आने वाला है। तो हमारा एमसी भी कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब इस फॉल में होने वाली एग्जाम से है। तो बोलता है कि हाँ वही एग्जाम। तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है हाँ ये सही है, कुछ ऐसा जिसकी तुम वर्षों से तैयारी कर रहे हो, ये ह्यूतू है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है जैंट बॉक्सी के बाद कुछ साल बीत चुके हैं, उस समय मेरे पास एग्जाम देने का समय नहीं था क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम था। इस साल दूसरी पीढ़ी के स्टूडेंट यहाँ बस गए हैं और मेरे
प्लेस पर अदर टीचर भी मौजूद हैं। अब मैं पूरी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। मैं असफल हो सकता हूँ लेकिन मुझे फिर भी कोशिश करनी चाहिए। जो मायने रखता है वो है बिहेवियर, और यही सही काम भी है। फिर हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे देर रात तक माँ हायून के कमरे से रोशनी बाहर निकलने लगी। ये देखकर स्टूडेंट ने अपनी किताब उठा ली, मानो उन पर किसी चीज का साया हो। जब हमारा लाइफ हमारी आंखों के सामने चिंगारी की तरह चमकता है, जो धन आपको दिया गया है उसका आनंद लो, क्योंकि जो आपके पास है उसके साथ मुस्कुराना बेवकूफी होगी। अमीर और गरीब की अपनी अपनी खुशियाँ होती है। हमारा एमसी कह रहा होता है जो लोग संतुष्ट से मुस्कुरा नहीं सकते वो बेवकूफ है। फिर हमें बताया जाता है कि उनकी कविताएं पढ़ते हुए आवाज स्कूल में गूंज रही थी। जैसे जैसे ये ड्राफ्ट होता गया, ये सियाही की खुशबू से भीगता गया। कोई कह रहा होता है कि ब्रदर योंग, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो बोलता है कि क्या हम इतने दूर हो गए हैं कि मैं केवल जरूरत पड़ने पर ही आपसे मिलने आऊंगा भाई चुल। और ये ड्रैगन एम्परर होता है, चुल के साथ कुछ बात कर रहा होता है और कह रहा था उससे खुशी है कि आप अभी भी घर पर है, लेकिन मुझे चिंता था कि अगर मैं पाऊँ कि तुम पहले ही चले गए हो तो क्या होगा। तो चुल कह रहा होता है कि तुम्हारा स्वागत है अगली मीटिंग तक। मैं अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि मुझे आयरन हाउस में जाना था, लेकिन इस समय क्यों। तो ड्रैगन एम्परर कहता है सच कहूँ तो मैं सच में वॉरियोंग एकेडमी से आ रहा था। तो वो बोलता है सच में मूगॉन कैसा है। तो ड्रैगन एम्परर कहता है बच्चे बहुत अच्छे से मिल रहे हैं और उनकी मार्शल आर्ट भी एडवांस हो गई है। तो चुल कह रहा होता है ये तो राहत की बात है। उसे विदा करने के बाद मुझे एक मोमेंट के लिए भी बेकार महसूस नहीं हुआ। लेकिन तो ड्रैगन एम्परर कहता है विश्व का अपराजित आयरन एम्परर मात्र एक बच्चे का फादर है। तो चुल कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जेवो कैसा है। तो ड्रैगन एम्परर कहता है वेल तुम्हारा क्या कहना है, हमेशा की तरह खुशकिस्मती से है। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक पकड़ा गया हूँ। वो गुंडा जैसा दिखता है, उसके विपरीत क्या उसका एक प्यार और शर्मिला पक्ष नहीं है। ड्रैगन के दृष्टिकोण से ये एक अपमान होगा, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगती है कि मेरा भी ऐसा बच्चा है। मर्द होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। तो चुल कहता है कि योंगनम एक फादर भी है। अभी के लिए प्लीज बैठ जाओ, क्योंकि तुम इतनी दूर से यहाँ तक आए हो, इसलिए तुमको अपना गुस्सा निकालना होगा। मैं पे के लिए एक मैच तैयार करूंगा। तो ड्रैगन एम्परर कहता है कि हाँ, एक मास्टर जिसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ह्योंगनिम को रोका। तो चुल कहता है हाँ वो सच में मुझे उसकी याद भी आई। तो चुल कहता है कि ये कितना सरप्राइज की बात है, ये सोचना कि ब्लैक हेवन इतना पावरफुल था। लेकिन तुम हैनाम शहर क्यों गए। तो ड्रैगन एम्परर कहता है मैं मायूम परफेक्चर से मिलने गया और टीचर चले गए, इसलिए मैं उनके पीछे चला गया। तो चुल कहता है वॉरिंग एकेडमी के टीचर, क्या तुम कह रहे हो कि माओमिंग परफेक्चर के साथ चले गए। एक नॉर्मल एकेडमी टीचर तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है। तो ड्रैगन एम्परर कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसका पीछा किया। तो ये बात सुन के वो चौंकते हुए कहता है कि क्या। तो वो बताता है कि इसके बारे में बात भी मत करो, मैं कितना हैरान था। पहले तो मैंने उसकी पीठ देखी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं उसे एक बिंदु के रूप में भी नहीं देख सका। मैं तो गोल तक पहुंचना तो दूर उसका पीछा भी नहीं कर सका। ये बात सुनकर एकदम हैरान होता है चुल और कह रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, क्या ये सच है। तो ड्रैगन एम्परर कहता है कि मैं इस फीलिंग को समझता हूँ। आज दुनिया में सबसे अच्छा कौन है। तो चुल कहता है कि ऑफ कोर्स ब्लडनेस, हेवनली डेमन और वोल्केनिक स्वॉर्डमैन। तो ड्रैगन एम्परर कहता है जी हाँ, ये दो लोग ही है जो दुनिया में सबसे करीब है। हालांकि भले ही वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन क्या हमारा अंतर एक कागज के टुकड़े के बराबर नहीं है। तो चुल कह रहा होता है कि ये सही है, अगर हम ठान ले तो हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। तो फिर वो टीचर आखिर है क्या। तो ड्रैगन एम्परर कहता है मैं तुमको मैक्योर कर देता हूँ, अब तक का सबसे अच्छा एकेडमी वो माओमिंग परफेक्चर ड्रैगन इन है। अभी तो मैं ये भी नहीं बता सकता कि ये सपना था या हकीकत। मैं सरप्राइज हूँ कि क्या मरने से पहले मैं उसके पास तक पहुँच भी पाऊंगा। तो चुल कह रहा होता है ओ गॉड, मैं इसे कैसे एक्सेप्ट करूं। तो ड्रैगन एम्परर कहता है कि इसी कारण से मैं आज तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। दुनिया बदलने की तैयारी कर रही है, जब वो अपना मन बना लेगा तो सब कुछ उस पर निर्भर होता है। हम हेल्पलेस तो नहीं हो सकते हैं, है ना। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा कह रहा होता है किसी से हैनाम सेक्ट का मामला बिना किसी बड़ी समस्या के निपटा दिया गया है। तो वो बंदा कह रहा होता है मुझे राहत है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। और ये बुढ़ा कह रहा होता है फिर भी ये इतना बुरा नहीं है, इसलिए चलो हम हैनाम सेक्ट को गिफ्ट भेजे। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये वोल्केनिक स्वॉर्ड मास्टर होता है, जोंग सियो ह्यू। तो स्पीच वाला बंदा कहता है कि ठीक है सर, जैसे आप कहते हैं। और इस बंदे का नाम चाय गल चियोंग होता है, ये जस्टिस क्लैन मिलिट्री का होता है। तो वोल्केनिक स्वॉर्ड मास्टर कहता है लेकिन मैं इसे चाहे जितना भी सुनूं, ये एक अजीबो गरीब घटना है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा काम है। मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं अभी भी उस हिस्से की जांच कर रहा हूँ, विशेष रूप से हैनाम शहर में योंग जे की उपस्थिति के संबंध में। क्या तुमने नहीं कहा था कि वोंग जे के किसी के साथ फाइट के निशान थे। तो बंदा कहता है कि हाँ। तो ये बोलता है कि एक भयंकर वार इस दुनिया में
में वोंग जे के बराबर का पर्सन कौन है। पहले ही वो एक मास्टर ना बन सके ये इम्पॉसिबल होगा, सिवाय उन कुछ लोगों के जो उनमें से टॉप लेवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। हालांकि उस समय ज्यादा ऐसे मास्टर जो ड्रैगन के साथ एक संख्या बांट सकते थे अपने एरिया से एक कदम भी विचलित नहीं हुए। यहाँ तक कि टायोल स्वॉर्डमैनशिप से भी ये मुश्किल होगा। अगर हम योंगजे के भयंकर वॉर के निशानों के समय का अनुमान लगाएं, नामियों का स्वॉर्डमैनशिप उस समय से मेल खाता है जब वो हेनाम के वू के साथ वॉर में मैदान में था। सबसे बढ़कर भयंकर फाइट में इस्तेमाल की जाने वाली तलवारबाजी जोंगनाम गुट की तलवारबाजी से पूरी तरह अलग थी। ये किसी डिवाइन मैजिक के करीब महसूस हुआ। तो वोल्केनिक मास्टर कहता है, तुम कहते हो कि ये शैतानी जादू है, ये कुछ वाकई कुछ खास है क्या? जियोंग सामा के अलावा कोई फोर्थ पावर भी अंधेरे में काम कर रही है? उनसे संपर्क होने की संभावना क्या है? बंदा कहता है कि 80% से ज्यादा। तो वोल्केनिक मास्टर कहता है कि 80% से ज्यादा, और अपने मन में कहता है उनमें इतने अनबिलीवेबल बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। बंदे से कहता है इसकी और जांच करो। तो बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा। तो वोल्केनिक मास्टर कहता है और क्या तुमने हैनाम वोहू कहा? क्या तुमने ये भी कहा कि इसे हाल ही में किशोरों की श्रेणी में शामिल किया गया था? तो ये बंदा कहता है कि जी हाँ, अपनी माँ हैनाम स्वॉर्डमैनशिप की ओर से उन्हें हैनाम फिट की प्रिंसेस नामित किया गया था। तो वोल्केनिक मास्टर कहता है कि ये कितनी गर्व की बात है। तो ये बंदा कहता है कि इसके अलावा मुझे डाउट है कि 3 मास्टर के अंदर एक बदलाव आएगा। तो वोल्केनिक मास्टर कहता है क्या तुम कह रहे हो कि कोई और भी है? तो ये बोलता है कि जी हाँ, मास्टर डिग्री के लिए संभावित कैंडिडेट के रूप में जिन हस्तियों पर चर्चा हो रही है उनमें से यह भी शामिल है। उसका नाम मा हायूंग है। तो बोलता है कि मा हायूंग, क्या तुम वॉरियो एकेडमी के टीचर के बात कर रहे हो? तो ये बंदा कहता है कि हालांकि अफवाहें बड़ा चढ़ाकर पेश की गई प्रतीत होती है, लेकिन धीरे धीरे ये अफवाह फैल रही है कि वो उस्ताद है। ये मानना शायद मुश्किल हो कि, लेकिन ऐसा मानना चाहता है ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो वोल्केनिक मास्टर कहता है कितनी अजीब बात है, मैं उसे खुद देखना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि एक ही कुएं में बहुत देर तक रहना एक अच्छा विचार था। तो यह बंदा कहता है कि लीडर क्या आप शायद। तभी वोल्केनिक मास्टर कहता है अरे नहीं, चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत जाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कुछ दिनों तक नहीं मिल पाऊंगा, मतलब मेरे साथ इतना कठोर बिहेवियर मत करो यार। तो बंदा कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, और अपने मन में कहता है मुझे पहले से ही पता है, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल पहले ही जा चुका है। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम एक लीडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर कोई पर्सन वोल्केनिक स्वॉर्डमैनशिप के नाम को प्रतिस्थापित करने के लिए सामने आता है तो इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन उस बोझ को कम करने का कोई आसान तरीका नहीं है। फिर हमें कहीं और का सीन देखा जाता है जहाँ कोई चिल्ला के अपनी पर को रिलीज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अभी तुमने क्या कहा, और हम देखते हैं कि यह चुंगम्योंग होता है और ये कह रहा होता है ब्लैक विंड लॉर्ड की डेथ हो गई है, और हमें एक सामने बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो थ्रोन में बैठ के अपनी पर को रिलीज कर रहा होता है इसके ऊपर, और चुंगम्योंग कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दिए, फिलहाल प्लीज अपना गुस्सा छोड़ दीजिए। तो ये सामने वाला बंदा कह रहा होता है क्या मैंने तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, फेल का रीजन क्या है? तो चुंगम्योंग कहता है एक एकेडमी के अंदर एक अमेजिंग मास्टर है। तो सामने वाला बंदा कहता है कि क्या एक एकेडमी, और उसे ये बात क्यों नहीं पता था? तो चुंगम्योंग कहता है कि वो तो प्लीज मुझे मार दीजिए। तो सामने वाला बंदा अपनी पावर को रिलीज करके कहता है कि ये बेवकूफ, क्या तुम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते? क्या ये जस्टिस क्लैन का फेरो सिटी का इंटरफेयर नहीं हो सकता था? तो फिर इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि सैजक ने हमें धोखा दिया हो? वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता। अंत में मैंने मास्टरों में से एक को गाय काटने वाला चाकू भेजा और वो हार गया। तो चुंगम्योंग कहता है कि हाँ। तो हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर देता है और कह रहा होता है तो डेमन लॉर्ड को भेजो, नहीं 3 लॉर्ड को। तो बोलता है कि हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ एक एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? तो सामने वाला बंदा बोलता है मैंने मुर्गियों को मारने के लिए गाय काटने वाला चाकू भेजा था, लेकिन वो कबाड़ धातु बनकर वापस आ गया। अगर ऐसा है तो क्या बाघ को पकड़ने की उम्मीद में अपने हाथ का इस्तेमाल करना स्वाभाविक नहीं है? तो चुंगम्योंग कहता है कि हाँ ये सही है जैसा आप कहें। तो सामने वाला बंदा कहता है तीनों डेमन लॉर्ड को तुरंत भेजो, अगर वो विद्रोह करते हैं मेरा नाम जरूर लेना। और ये अपने मन में कह रहा होता है वो नाम जो केवल डेमोनिक मैजिक के लंबे इतिहास में ही दर्ज किया गया है, भला कौन भला उसका नाम सुनकर मना करने की हिम्मत करेगा। चुंगम्योंग कह रहा था कि आपकी उम्र लंबी रहे। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी और हारिन को, जहाँ वो लोग बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, हमारा एमसी जगह बैठ के पढ़ रहा होता है और वहाँ पर हारिन आती है। हमारा एमसी हारिन से कहता है कि वैसे क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलती है कि किस बारे में? तो हमारा एमसी कहता है उनको कुछ समय के लिए अकेले रहना होगा। तो हारिन कहती है क्या एग्जाम में इतना समय लगेगा? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, वीसी जो जैगून में नहीं बल्कि कैपिटल बीजिंग में आयोजित होता है। इसके अलावा क्योंकि ये 3 दिनों तक चलता है, इसलिए कम समय में बार बार आना जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसमें लगभग 2 वीक का समय लगेगा। तो हारिन कह रही होती है ठीक है, बस इतना ही, ये अब 3 महीने को हो चुका है, इसलिए इसे मूव करने में कोई समय नहीं है। तो हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि ठीक है, तो ये राहत की बात है। तो वो बोलती है चिंता मत करो और सुरक्षित वापस आ जाना, इस तरह मेरे डिसाइपल शायद देर सवेरे मुझसे मिल जाए। तो हमारा एमसी भी कहता है
है क्या सच में ऐसा है, और हमारे एमसी को पकड़ लेती है पीछे से और हक कर लेती है और कह रही होती है तो मैं सामान पहले से ही पैक कर दूंगी। हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी रेडी हो जाता है जाने के लिए, उसके फादर आते हैं। हमारा एमसी कह रहा था अपने फादर से मुझे एक्सेप्ट करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, तो उसके फादर भी बोलते हैं कि हाँ तुम अच्छा करोगे, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन सुरक्षित तुम वापस आना। तो हमारा एमसी भी बाय कर रहा होता है और हमें बताया जा रहा होता है कि माँ हायून जिसका दिल मजबूत है और जिसे सबका समर्थन प्राप्त है, जाते समय वो बेहद खुश दिख रहा था और उसने अपने पीठ दिखाई। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।